नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अवैध खनन माफियाओं पर आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खरेकड़ी क्षेत्र से 5 ट्रैक्टर और 4 मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे हुए ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। गंज थाना क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर आज गंज थाना और दरगाह थाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए खरेकड़ी गांव में दबिश दी गई। पुलिस के द्वारा की गई अचानक कार्रवाई से घबराकर खनन माफिया जेसीबी मशीन लेकर वहां से फरार हो गए। अवैध खनन क्षेत्र से पुलिस ने 5 ट्रैक्टर और 4 मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस की संयुक्त टीम के अधिकारी ने बताया कि आगे भी खनन माफियाओं के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। की कार्रवाई कहाँ पर हुई? ये खरेकड़ी गांव के अंदर अवैध खनन की शिकायतें कई दिनों से आ रही थी। आज सूचना मिली थी कि 10-12 जो ट्रैक्टर हैं और वहाँ पर अवैध खनन कर रहे हैं। सूचना पर सुबह यहाँ पर आए थे तो रेड भी थी। उस ट्रैक्टर वाले से भाग गए, 5 ट्रैक्टर पकड़ने आए, सर दरगाह थाना भी किया जी, दरगाह थाना भी साथ में? हाँ, दरगाह थाना भी आया। सर कितने ट्रैक्टर जब्त किए? 5 ट्रैक्टर। जाब्ता कितना था? जाब्ता 10-15। कौन सी जगह है ये? अजमेर के सावित्री स्कूल चौराहे पर आज ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट और सिग्नल लाइट का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के द्वारा किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट के लिए सहयोग करने वाले इनर व्हील क्लब का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने आमजन को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए अपील भी। आज अजमेर के सावित्री स्कूल चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट और ट्रैफिक लाइट का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के द्वारा किया गया। इनर व्हील क्लब द्वारा भीषण गर्मी से बचाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट यातायात पुलिस को भेंट की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मातृशक्ति को चाहिए कि वे अपने घर के सदस्यों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करें, ताकि वे लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, जिसके कारण दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सुरक्षा भी बनी रहेगी। इनर व्हील क्लब अजमेर की सौजन्य से हमारे पास प्रपोजल आया कि साहब हम जो है ट्रैफिक के जो सिपाही हैं, धूप में, सर्दी में, बारिश में सख्त ड्यूटी देते हैं, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ट्रैफिक के साथ मिलकर चिन्हित किए और उन पर ये ट्रैफिक की गुमटी बनाकर जो है पुलिस को जो है दी है। तो निसंदेह एक बहुत ही इनका सहयोग मैं कहता हूँ। और अवेयरनेस, अगर नारी शक्ति अवेयर हो जाएगी ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक के नियमों के बारे में, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है और घर में यदि मातृशक्ति अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, अपने भाई को, सबको अगर फोर्स भी करे, मोटिवेट भी करे कि नहीं ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, हेलमेट लगा कर जाना है, सीट बेल्ट लगानी है, चलते वक्त मोबाइल पे बात नहीं करनी है, ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं करनी है, तो मैं मानता हूं कि जो आज एक्सीडेंट्स में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं इसमें कमी लाई जा सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आज के वक्त में हम ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको किसी न किसी रूप से हम उसको कंट्रोल करें, नियंत्रित करें और कमी लाएं। दूसरा, यहाँ पर ये जो ट्रैफिक लाइट्स है आज, क्योंकि ये काफ़ी समय से बनकर तैयार हुई हैं, तो 1 बाय 1 इन सब ट्रैफिक लाइट्स को जो है हम इनका जो टाइमर होता है, टाइमर सेट करके और इन ट्रैफिक लाइट्स को हम चालू करेंगे ताकि शहर में एक सिस्टम ट्रैफिक की व्यवस्था बन सके और आम आदमी यहाँ पर जो है वो सुगमता से आ जा सके। पॉइंट क्या है जगह क्या अभी हाँ, बाकी पॉइंट्स पर भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको जो है ले रहे हैं। तो एक साथ पूरे शहर को कवर नहीं कर सकते। हमारे मानना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले लें और उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम जो है पहले ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें, क्योंकि इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम लोग निकलते हैं। तो जो अवेयरनेस। भाजपा नेता और पूर्व नगर परिषद सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत के लिए अमर्यादित और गलत टिप्पणी करने के विरोध में आज उनके समर्थकों और शुभचिंतकों द्वारा विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। सुरेंद्र सिंह शेखावत के समर्थकों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी सीओ नगर निगम आयुक्त द्वारा न्यायालय में हलफनामा पेश किया गया,
जिसमें पूर्व नगर परिषद सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ अमर्यादित और गलत टिप्पणी के विरोध में आज शेखावत के समर्थकों और शुभचिंतकों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि अजमेर शहर की सुंदरता को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल जोन में नगर परिषद सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसके अंतर्गत निवेदन किया गया था कि आना सागर के कैचमेंट एरिया के अंतर्गत होने वाले स्मार्ट सिटी के नाम पर उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो कि पर्यावरण व झील संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिसके अंतर्गत याचिका स्वीकार करते हुए याचिका के पक्षकार से, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन और अजमेर निगम है, जवाब तलब किया गया। उसी के अंतर्गत 1 अप्रैल को एक हलफनामा स्मार्ट सिटी का दिशासी अभियंता द्वारा स्मार्ट सिटी आयुक्त नगर निगम अजमेर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस पर सुरेंद्र सिंह शेखावत पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। आज इसी के विरोध में शेखावत के समर्थकों ने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो शहर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम हमारे पूर्व सभापति आदरणीय सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि अजमेर के एक बहुत अच्छे नेता, जिनको सब हृदय सम्राट, ऐसे कि जिनको सब, जो बच्चे से लेकर बूढ़ा था, सब बहुत प्यार करते हैं उनको, जो है उनके खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की गई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा। उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आयुक्त महोदय ने हमें आश्वस्त किया है, हम इस पर एक्शन लेंगे, हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो हम आगे अजमेर बंद कराएंगे सर। आयुक्त महोदय हमको अंदर आने नहीं दे रहे थे, बोले अभी कोई नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमने रोड जाम कर दिया। फिर उसके बाद हमारी शर्तें मानी गई, हमको अंदर बुलाया गया, फिर हम अंदर आए। अच्छा, किस तरह का आश्वासन दिया है? कार्रवाई होगी, उसमें उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हरीश जगरवाल। देखिए, आज अजमेर शहर का युवा अपने उस व्यक्तित्व के लिए स्वयं आज यहाँ संभागीय आयुक्त महोदय के पास आया है, जिनके खिलाफ अजमेर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा जो हलफनामा कोर्ट के अंदर दायर किया गया और उसमें जो अमर्यादित भाषा और जो टिप्पणी जिन पे करी गई, आप सब मेरे मीडिया के मित्र हैं, जिस शख्सियत के ऊपर ये टिप्पणी की गई है उनको व्यक्तिगत रूप से आप सब भी जानते हैं। तो जिस तरह से आज शहर के अंदर नगर निगम प्रशासन एक भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस तरह का कीचड़ किसी ऐसे व्यक्तित्व में उछाल रहा है जो व्यक्ति समाज के हर तबके से जुड़ा हुआ है। उनको शर्म आनी चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से ये माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज अजमेर शहर के जो हालात हैं, नगर निगम को उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस शहर की जो धरोहर है, जो आना सागर है, जिसको देश और विदेश के पर्यटक रोजाना देखने आते हैं हजारों की संख्या के अंदर, उसकी क्या हालत शहर के अंदर हो रखी है। देशलदान जी, आपसे निवेदन है कि आप आना सागर की तरफ ध्यान दें। इस तरह से सुरेंद्र सिंह शेखावत जैसे व्यक्ति पे, जो शहर का प्रथम नागरिक रहा हुआ है, जिसने समाज के हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं साथ दिया है, जिसके साथ वो खड़ा रहा है कंधे से कंधा मिला के, उनके ऊपर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी और अमर्यादित भाषा का उपयोग करने का आप जैसे अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री जी को वो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे प्रेषित करेंगे, उनको सूचना करेंगे और आने वाले समय पर हमने मांग करी है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आगे शहर में अजमेर में उग्र आंदोलन होगा, जिसमें अजमेर बंद भी शामिल है। क्योंकि ये हम सबकी आस्था का जो केंद्र बिंदु जो माननीय सुरेंद्र सिंह शेखावत लाला बना है, उनके ऊपर जो आघात किया गया वो अजमेर का युवक कतई नहीं सहेगा, अजमेर के सामाजिक संगठन नहीं सहेंगे, अजमेर के व्यापारिक संगठन नहीं सहेंगे, अजमेर के छात्र नेता नहीं सहेंगे। अजमेर में 4 बिल्ली के बच्चों की मां को मारने का मामला सामने आया है। मामले में पशु प्रेमी युवक सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचा और महिला सहित एक युवक पर बच्चों की मां के मुंह में डंडा डालकर मारने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी को शिकायत देकर आरोपियों पर पशु क्रूरता में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आज पुलिस अधीक्षक के सामने एक बहुत ही रोचक मामला आया, जिसमें एक युवक अपनी बिल्ली की जान लेने का आरोप अपने ही भाई भाभी पर लगाते हुए एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्याय की मांग कर रहा है। युवक का कहना है कि उसके भाई भाभी द्वारा उसे धमकी दी गई है कि झूठे आरोपों में फंसाकर उसका भविष्य खराब कर देंगे और आए दिन पीड़ित को प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से पीड़ित बहुत परेशान है। सर, मेरा नाम मनीष तारावत है, मैं स्टूडेंट हूँ और पशु प्रेमी और पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं परसेंट बिल्ली पालता हूँ। तो कल क्या हुआ, कल सुबह 9 बजे हमारी बिल्ली का मर्डर कर दिया मेरे भाई दीपा ने, मेरे भाई विकास ने और उसकी पत्नी दीपा ने। उन्होंने मेरी बिल्ली का मर्डर कर दिया और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि हमने कोई मर्डर नहीं किया, मतलब इसको मारा नहीं। फिर हम सुबह आज उठे तो उन्होंने, मैं सूर्य भगवान से यही विनती कर रहा था कि भगवान, जैसे इन बेजुबान बिल्ली के बच्चों की माँ उनसे जुदा हुई, वैसे ही इनके बच्चों
बच्चों से भी इनकी माँ जुदा कर देना। मैंने यही बात बोला था, उसकी वाइफ दीपा मेरे ऊपर उछल के आ गई और मेरे को बोली तू मेरे को ऐसे बोलेगा कि मैंने मारी तेरी बिल्ली को, जा तेरे को जो करना तेरे को तो कि अब मैं फंसाती हूँ, तू पढ़ाई करता है, तेरी सरकारी नौकरी मैं अब लगने दूंगी, तू अब आप तूने मेरे से कैसे बचीड़ा लिया। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ में ये अन्याय किया और इन बच्चों की माँ के साथ में जिस तरह से उन्होंने मारा है उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मैं एसपी ऑफिस के पास इसलिए क्या करते हैं दीपा और ये विकास आदतन अपराधी, इनके खिलाफ पहले भी बहुत केस है और ये गांजा तस्कर है और हमको आए दिन धमकाते रहते हैं सर। और अपनी पत्नी का ये विकास बहुत फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि मैं मेरी पत्नी को कोर्ट में जाके पेश करके तुम्हारे खिलाफ मैं है ना छेड़छाड़ का मुकदमा लगवाऊंगा और तुम्हारी नौकरी नहीं लगने दूंगा तीनों भाइयों की। ऐसे बच्चे लेकर आप आए? अभी मैं सर ये 4 बच्चे लेके आया हूँ, रात भर से तड़प रहे हैं, मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं इनको बोतल होती जैसे छोटे बच्चों को निप्पल से पानी पिलाते ना वैसे इनको दूध पिला रहा हूँ और इनको ऐसे जिया रहा हूँ। कब से परवरिश कर रहे थे? मैं कल बिल्ली की तो हमारी 6 महीने पुरानी बिल्ली है सर। बच्चे अभी पिछले महीने 15 तारीख को हुए, अभी 1.25 महीना हुआ। कहाँ रहते हैं आप? मैं सांसी बस्ती भगवानगंज में रहता हूँ। मेरा नाम मनीष तारावत है। आप इसको लेकर के शिकायत? जी मैं एसपी साहब के पास आया हूँ। मेरी यही गुजारिश है एसपी साहब से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एनिमल एक्ट के। दरगाह बाजार धान मंडी व्यापारिक संघ के अध्यक्ष पद पर होतचंद सिरनानी सर्वसम्मति से चुने गए। इस मौके पर उपस्थित समस्त दुकानदारों ने होतचंद सिरनानी का माला और साफा पहनाकर ढोल ढमाकों के साथ भव्य स्वागत किया। दरगाह बाजार धान मंडी व्यापारिक संघ के अध्यक्ष पद पर होतचंद सिरनानी सर्वसम्मति से चुने गए। सिरनानी ने बाजार में उपस्थित समस्त पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दरगाह बाजार में सभी व्यापारियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाएगा और व्यापारियों के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई का संयुक्त रूप से विरोध भी किया जाएगा। इसके अलावा दरगाह बाजार के व्यापारियों की समस्याओं का सामूहिक रूप से प्रयास करके समाधान भी निकाला जाएगा। आज इस मौके पर उपस्थित समस्त व्यापारियों ने होतचंद सिरनानी का माला साफा पहनाकर ढोल ढमाकों के साथ अभिनंदन किया। आज हमने दरगाह बाजार एसोसिएशन के दुकानदारों को बुलाकर आज हमने एक बार वापस दरगाह बाजार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई। उसके अंदर हमारे होतचंद जी सिरनानी जो अध्यक्ष थे, जिनको एक एक दुकानदार ने अपना अपना वोट दिया था, वो चुने गए थे। इस बीच में क्या होता है कि हरीश गिदवाणी जी आते हैं, अपने 5-7 लोगों के साथ मिलके खुद अध्यक्ष बनते हैं। होतचंद सिरनानी तमाशा देखते रहते हैं, दुकानदार परेशान होते रहते हैं और बाज़ार के अंदर ऐसा माहौल हो गया कि दुकानदार परेशान हो गए। ठेले लगना, फुटपाथ पे पिड़ियाँ लगना, दुकानदारों की समस्याएं, कोई सुनने वाला नहीं था। इस बीच में हमने क्या करा, वापस हम होतचंद सिरनानी के पास आए कि आप वापस अध्यक्ष के लिए आगे आएँ और हमारी बात सुने। तो बोले ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ये समस्या है तो अपन सब मिलके हल करेंगे, मगर एक बात है कि अपन व्यापार महासंघ को बुला के सब काम साथ में करेंगे। तो हमने कहा ये ठीक है कि आप व्यापार महासंघ को बुलाओ और हम सब आपके साथ आ जाएंगे। व्यापार महासंघ को बुलाया गया और हम दुकानदारों को इकट्ठा किया गया और हमने वापस जो अध्यक्ष हैं उनको अध्यक्ष रहने का निर्णय लिया। दुकानदारों ने होतचंद सिरनानी अध्यक्ष रहे, पहले भी थे, अभी भी रहेंगे। और जो ये दरगाह बाजार में जिनकी दुकानें नहीं है ना होटल है, वो कहते हैं कि हम अध्यक्ष हैं। पूछो आपकी दुकान है दरगाह बाजार में है और आप दूसरों को बोलते हो कि ये गली वाला है ये कहाँ का है। 50 साल हो गए दिलीप सामनानी को अंदर दरगाह बाजार के अंदर, 52 साल। आप बाद में आए हो, जो भी बने ये अध्यक्ष, उनको मेरा मैसेज दे देना, मीडिया की तरफ से मैसेज दे रहा हूँ कि आपको दरगाह बाजार में कोई जानता ही नहीं है। 52 साल हो गए दरगाह बाजार के अंदर में। तो हम होतचंद सिरनानी के साथ हैं, एक एक व्यापारी होतचंद सिरनानी के साथ है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, किसी को भी कोई परेशानी हो होतचंद सिरनानी जी के पास है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे कभी भी फ़ोन करो, मेरा नंबर सबके पास है। हम आधी रात आपके लिए हाजिर हैं, पहले भी थे, अभी भी रहेंगे। हैं दरगाह बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं होतचंद सिरनानी। मेरा नाम दिलीप सामनानी। मैं होतचंद सिरनानी के साथ हूँ। अजमेर व्यापार महासंघ में भी संगठन सचिव और दरगाह बाजार एसोसिएशन का आज से नहीं हूँ मैं, 52 साल हो गए मेरे को। और इनको ये बता रहा हूँ, जो कह रहे ना कि दिलीप सामनानी दरगाह बाजार में है नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। 4-5 जनों से पूरी बाजार से पूछ लेना दिलीप सामनानी क्या है क्या नहीं है। ये 4 जनों ने मिलकर उस हरीश पेन वाले को अध्यक्ष बनाया था। अध्यक्ष मैं था चुना हुआ और वो स्वयंभू आके अध्यक्ष बन के बैठ गया बाजार में। और बाजार की बहुत खराब हालत करी है उसने और बहुत बाजार में गंदापन फैलाया है और बाजार में फूट पैदा कर दी है और किसी के काम नहीं आया आज तक वो
कि बाजार का रहने वाला भी नहीं है, बाजार में उसकी कोई व्यापार नहीं है, बाजार में कुछ की होटल नहीं है। जबरदस्ती आके 4 जनों को साथ में लेके ये स्वयं आके अध्यक्ष बन के बैठ गया। आज उस बात को 1.5 साल हो गए। बाजार वालों ने परेशान होकर मेरे को बुलाया, बुलाने के बाद मैंने बाजार वालों को साथ दिया। बाजार वालों ने वापस मेरे को आके अपनी कुर्सी पे बिठाया। पहले भी पूरी बाजार ने अध्यक्ष बनाया था, चुन के आया था, मैंने वोटिंग करके आया था। 160 वोट आए थे मेरे नाम के, और मेरे को बाजार ने बनाया था। और ये तो खुद आके 4 जनों मिलके और 4 जनों ने मिलके अपने दादागिरी करके और अपने अध्यक्ष बन के बैठ गए। किसकी? हम लोग जरूर समाधान कर, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हरीश के आने के बाद में वो सारा काम खराब हो गया। सारी बाजार में फूट डाल दी, सारी बाजार को खराब कर दिया। और पुलिस वाले हावी होने लग गए। बाजार के जो फुटपाथ वाले बैठने वाले वो मारने आ गए दुकानदारों को, वो तलवारें लेके आ गए। मगर इनको शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, बाजार में क्या देख रहे हैं अध्यक्ष बन के। आज मेरे को बाजार ने बुलाया, मैं बाजार का साथी हूँ, बाजार का सहयोग है मेरे पास, और बाजार के साथ ही रहूंगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट सोमवार को दोपहर करीब 12:15 बजे जारी हुआ। साइंस में 97.73%, कॉमर्स में 98.95% और आर्ट्स में 96.88% स्टूडेंट पास हुए। इस बार आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का रिजल्ट एक साथ आया। इससे पहले कोरोना काल में तीनों विषयों का एक साथ रिजल्ट आया था। पिछले साल की तुलना में इस बार का रिजल्ट ज्यादा रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट आज दोपहर करीब 12:15 बजे जारी हुआ। साइंस में 97.73%, कॉमर्स में 98.95% और आर्ट्स में 96.88% स्टूडेंट पास हुए। तीनों संकाय में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर रहा। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा ने परिणाम की घोषणा की। इस बार आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का रिजल्ट एक साथ आया। इससे पहले कोरोना काल में तीनों विषयों का एक साथ रिजल्ट आया था। पिछले साल की तुलना में इस बार का रिजल्ट ज़्यादा रहा है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में लड़कियों का शानदार प्रदर्शन, तीनों संकाय के परिणाम में लड़कियां आगे रहीं। साइंस में लड़कों का परिणाम 97.8% और लड़कियों का 98.90%। इसी तरह कॉमर्स में छात्रों का परिणाम 98.66% और छात्राओं का 99.51% रहा। आर्ट्स में लड़कों का रिजल्ट 91.55% और लड़कियों का 96.54% रहा। यह दूसरा मौका रहा है जब एक साथ तीनों परिणाम आए। 12वीं में तीनों विषयों को मिलाकर 8.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी हुआ। इसमें कुल 3671 विद्यार्थी रजिस्टर्ड रहे। रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो उच्च माध्यमिक की परीक्षा आयोजित की गई थी, विज्ञान वर्ग की, वाणिज्य वर्ग की और कला वर्ग की, उन तीनों परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित किया गया है। साथ ही जो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा थी, इन चारों परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया है। उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का कुल परिणाम 97.73% रहा है। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा का परिणाम 98.95% रहा है और उच्च माध्यमिक कला वर्ग की परीक्षा का परिणाम 96.88% रहा है। तीनों संकायों की परीक्षा परिणाम, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग की परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित किया है हमने, जिसके लिए हमारी टीम ने काफ़ी कठिन परिश्रम किया है। मैं हमारी पूरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। साथ में जो हमारे परीक्षार्थी हैं, छात्र जो बैठे थे इस परीक्षा में, उनके अभिभावकगण जो भी सफल हुए हैं, उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस समय पे परिणाम घोषित होने के कारण वो आगे अपने कैरियर की ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे। और समस्त परीक्षार्थी जो इसमें अपीयर हुए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। अच्छा सर, लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या रहा है? इसके लिए विस्तार से हम आपको वैसे दे देंगे, एक प्रेस नोट हमने बनाया है। आप चाहते हैं तो मैं एक बात बता देता हूँ कि जो उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम है, जो कुल 97.73% रहा है, इसमें छात्रों का उत्तीर्ण का प्रतिशत 97.08 है और छात्राओं का 98.90 है, अर्थात छात्राओं का अधिक है। तो इसमें 1,65,864 छात्रों में से 1,37,458 छात्र
और 92,207 छात्राओं में से 85,014 छात्राएँ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। ये पूरा डिटेल हम प्रेस नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही जो वाणिज्य वर्ग की परीक्षा थी उसका जो परिणाम है 98.95% रहा है, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.66 है और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 99.51 है। ऐसे ही जो कला वर्ग की परीक्षा थी उसमें कुल परिणाम 96.88% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.80 है तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत जो है वो 97.86 है। तो तीनों ही संकायों में छात्राओं का जो प्रतिशत उत्तीर्णता का प्रतिशत वो छात्रों से अधिक है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में जो परिणाम है 94% है, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.55 है, छात्राओं का है वो 96.24 है। चारों परीक्षाओं के परिणाम है जो आज घोषित किए गए हैं। साथ ही पहली बार हमने ये भी किया है कि साथ में इसमें जो परीक्षा परिणाम है वो छात्राओं के लिए डिजी लॉकर के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि उनका जो आगे तक जो डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार की जो योजना है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनका रिकॉर्ड है वो डिजी लॉकर में उपलब्ध रहे, सेव रहे, वो एनी टाइम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी परीक्षा परिणाम जो है वो डिजी लॉकर में व्यक्तिगत रूप से संबंधित। अजमेर शहर का सुर संगम संगीत समूह के तत्वाधान में, जो कि हर माह के तीसरे रविवार को आयोजित होता है, का अजमेर के एक होटल में गानों का सफलतापूर्वक कार्यक्रम एडमिन दयाल प्रियानी के सानिध्य में आयोजित किया गया। अजमेर शहर का सुर संगम संगीत समूह के तत्वावधान में, जो कि हर महीने के तीसरे रविवार को आयोजित होता है, का अजमेर के एक होटल में गानों का सफलतापूर्वक कार्यक्रम एडमिन दयाल प्रियानी के सानिध्य में आयोजित किया गया। प्रकाश जेठा ने बताया कि कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुतियां और गीतों ने समा बांध लिया और झूमने लगे। इस अवसर पर जीतू लालवानी, पूनम गीतांजलि, राइंदर सोनी, प्रकाश जमटानी, महेश लोंगानी, धर्मेंद्र केवलानी, अरविंद शुक्ला, शंकरलाल धनवानी और प्रकाश जेठरा ने अनेक सुंदर गानों की प्रस्तुति दी। लक्ष्मण अरजानी, किशन लालवानी ने कभी कभी मेरे दिल में, लक्ष्मण चेलानी, मंजू चेलानी, कमल शर्मा ने फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गए आदि अनेक गीतों की प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नमस्कार सभी को, मैं जितेश लालवानी जो कि सुर संगम संस्था का एक सदस्य हूं और इस संस्था के ज़रिए हम हर मंथ के तीसरे रविवार को प्रोग्राम करते हैं। इस बार भी हमने जो है क्रेज़ी टेल के अंदर प्रोग्राम किया अजमेर शहर के अंदर, और हमारे एक से एक जो मेंबर्स हैं सब एक से एक अच्छे गायक हैं और सब ने बहुत अच्छा गाया। और दयाल प्रियानी जी के संदर्भ में ये प्रोग्राम हमेशा किया जाता है और काफ़ी मज़ा करते हैं हम, बहुत ही मज़ा आता है हमको और सबको सुन के हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस तरह का मैं चाहता हूँ कि हमेशा ही प्रोग्राम होता रहे हमारा, और दयाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक प्रदेश से पुलिस के जवानों की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज अजमेर जिले के 685 होमगार्ड जवान दिल्ली के लिए बसों से रवाना हुए। पूरे देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली में आगामी चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए होमगार्ड के जवानों का जाब्ता तैयार किया जा रहा है। आज अजमेर जिले के 685 होमगार्ड जवान दिल्ली में सुरक्षा और व्यवस्था संभालने के लिए रवाना हुए। इन जवानों के द्वारा दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव में ड्यूटी दी जाएगी। जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्र से आए हुए होमगार्ड के जवानों को एक साथ बसों के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। दिल्ली चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जा रहे हैं और प्रथम चरण एक चुनाव होगा जो दिनांक 25/5/2024 को कराया जाएगा, जिसमें अपने यहाँ से 685 जवान जा रहे हैं दिल्ली के लिए, जिले से अजमेर जिले से, जिसमें अजमेर 265 प्लस 252 से 80 नसीराबाद से, 50 के एकड़ी से और 90 किशनगढ़ से। इस प्रकार टोटल जवान दिल्ली चुनाव के लिए जा रहे हैं। लगभग पूरे जिले से कितने? 685 जवान जा रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम शिवशंकर पारी, कंपनी कमांडर, जाब्ता फोर्स इंचार्ज। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र और जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में जल्दी उज्जैन व वाराणसी की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के साथ ही जिला स्तर पर इसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की एक फर्म को दी गई है। इसके लिए फर्म ने अपना आर्किटेक्ट पुष्कर भेजा है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र और जगतपिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में जल्दी उज्जैन और वाराणसी की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के साथ ही जिला स्तर पर इसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की फर्म को सौंपी गई है। इसके लिए फर्म ने अपना आर्किटेक्ट पुष्कर भेजा है, जिसमें एडीए, नगर नियोजक व तकनीकी अधिकारियों की टीम के साथ आर्किटेक्ट ने पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री माता मंदिर मार्ग का सर्वे किया है। कॉरिडोर निर्माण के साथ साथ सरोवर के घाटों व कॉरिडोर के प्रस्तावित रूट पर आने वाले प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पुष्कर में मल्टी स्टोरी वाहन पार्किंग व बड़ा पार्क भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए पालिका स्वामित्व की जमीन चिन्हित की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर के कॉरिडोर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में 2 साल पहले एक युवक से शादी करने के बाद एक लुटेरी दुल्हन शादी के कुछ ही दिनों बाद रातों रात जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। कृष्णगंज थाना पुलिस ने आरोपी महिला और उसका सहयोग करने वाले भाई को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। 2 साल पहले कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी के कुछ दिनों बाद ही गहने और नकदी लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला कुछ ही दिन अपने ससुराल में रही और चुपचाप जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। दिनांक 21/9/2022 को प्रार्थी हंसराज सोनी निवासी आजाद नगर कोटड़ा ने एक प्रकरण दर्ज कराया कि श्रीमती कसुम्बी ने कोई सुंदर कन्या के लिए कहा तो जयराम नामक महिला से संपर्क किया। धोखे से सुंदर कन्या बता करके कि रीना, राहुल कामले, सुनील कामले, इन लोग ये आकर के पैसे ले गए। रुपए ले जाने के बाद में रीना यहाँ रही और उससे कोर्ट में शादी कराई गई। शादी कराने के बाद 9-10 दिन तक वो रही और फ्रॉड करके गहने लेकर के रुपए लेकर के फरार हो गई। इस पर 2022 से प्रकरण चल रहा था। उसको ट्रेस करके रीना और पैसे ले जाने वाले सुनील सरज, जो उसके रिश्ते में रीना के भाई लगता है, उन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 1 दिन का पीसी रिमांड मिला। बरामदगी के प्रयास किए गए एवं आज उन्हें पुनः न्यायालय में पेश किया गया। कहाँ से पकड़ा था ये रीना को और इसको? यहाँ को महाराष्ट्र में अकोला से लेकर गए। पूर्व में भी कोई है इसके खिलाफ? पूर्व में सजाया भी रिकॉर्ड के लिए संबंधित थाने को भेजा गया है, जिसका अभी रिकॉर्ड नहीं आया है। मार्टिनल ब्रिज से लेकर राजा साइकिल चौराहे तक नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए आज नगर निगम की टीम पहुंची। इस मौके पर नगर निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून में आने वाली बारिश के पानी की निकासी के लिए कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नाले के ऊपर अतिक्रमण किया गया है, जिससे नाले पूरी तरह बंद है और पानी की निकासी नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में पानी सड़कों पर फैलेगा। आगामी मानसून में होने वाली बारिश को देखते हुए अजमेर नगर निगम द्वारा आज मार्टिनल ब्रिज से लेकर राजा साइकिल चौराहे तक नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही कुछ लोगों को हिदायत भी दी गई। इस मौके पर नगर निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के दिनों में नालों के पानी में निकासी नहीं होने के कारण पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए नालों में पानी की निकासी के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हिदायत भी दी गई है कि वे अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर निगम के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। देखिए आज नगर निगम के द्वारा, चूँकि बरसात का मौसम आने वाला है, तो बरसाती नालों की सफाई के लिए एक संयुक्त टीम गठित की गई थी कमिश्नर साहब के निर्देश में। उस टीम के द्वारा आज मार्टिनल ब्रिज से लेकर राजा साई सर्किल पर पूरा निरीक्षण किया गया है कि किन किन नालों को हटवा करके सफाई की जानी है। कुछ जगह कंप्लीट पैक कर रखा है। उन दुकानदारों को हमने हिदायत दी है कि आप अपने स्तर पर इनको हटवा लें, वरना नगर निगम की टीम जेसीबी द्वारा इनको हटाने की कार्रवाई करेगी। किसान बेकरी से लेकर राजा साइकिल चौराहा और वापस मार्टिन ब्रिज से लेकर अलवर गेट तक जहाँ जहाँ नाले कवर हैं, जहाँ इन्होंने कवर कर रखा है, वहाँ चैम्बर खुला के सफाई के लिए चैम्बर खुलवाए जा रहे हैं। अभी आज इनको बोला है कि आप स्वयं के स्तर पर खोल लें, ज़्यादा नुकसान ना हो, फिर अदरवाइज 1 दिन का समय देगी, दूसरे दिन फिर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कोई कार्रवाई भी की? हाँ, अभी कुछ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।